दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सामंतवाद का अर्थ, विशेषताएं एवं संरचना का वर्णन कीजिए। सामंतवाद है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सामंतवाद की क्या क्या विशेषताएं और इसका संरचना कैसा है। मतलब सामंतवाद किस तरह से काम करता है। जैसे एक पहले राजा होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, सामंत होते हैं, और सामंत के नीचे क्या होता है, फिर जागीरदार होते हैं, और जागीरदार के नीचे किसान होता है, जो मजदूर होता है वो होता है। तो मजदूर किसान जागीरदार को कर देता है, और जो जागीरदार होता है वो सामंत को कर देता है, और जो सामंत है वो अपनी सेना का, अपनी कर को किसको देता है, तो राजा को देता है। इस तरह से इसकी संरचना बनती है। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो आपका और सब्जेक्ट बचा है उसमें वजह से तैयारी कर सके। और जो आपका माइनर पेपर उसको भी आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि उसका भी तैयारी कराया जा सके। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट की तैयारी शुरू कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि सामंतवाद का अर्थ क्या होता है। सामंतवाद क्या होता है, एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः सामंतवाद पर आधारित था। सामंतवाद मतलब जो आपका फ्यूडल सिस्टम है, जो आपका फ्यूडल सिस्टम है उस पर आधारित था। लगभग 9वीं से 15वीं सदी के बीच यूरोप में यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रचलित रही। और 9वीं से 15वीं सदी के बीच यूरोप में यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रचलित रहा, और इसको बोलते हैं मध्यकाल का समय। ठीक है। इस व्यवस्था में भूमि ही शक्ति और संपत्ति का मुख्य आधार था, और जिसके पास जितना भूमि होता था इस टाइम में, 9वीं से 15वीं सदी के बीच जब सामंतवाद का व्यवस्था चल रहा था, उस टाइम में जिसके पास जितना भूमि होता था वो उतना ही शक्तिशाली और धनीवान कह सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा संपत्ति वाला कहलाता था, क्योंकि भूमि से ही संपत्ति का आकलन किया जाता था, उसकी शक्ति का आकलन किया जाता था। जिसके पास जितना जमीन वो उतना बड़ा आदमी। सामंतवाद के अंतर्गत राजा अपनी भूमि का एक भाग शक्तिशाली सरदारों या सामंतों को दे देता था। जो सामंतवाद है, ये जो व्यवस्था उस टाइम चल रहा था 9वीं से 15वीं सदी के बीच, तो इसके अंतर्गत जो राजा हुआ करता था किसी भी क्षेत्र का, वो अपनी भूमि का एक बड़ा शक्तिशाली जो भाग है और जो बड़ा क्षेत्र है वो एक शक्तिशाली सामंत को दे दिया करता था। ठीक है, दे दिया। और बदले में राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। और बदले में जो सामंत है वो क्या करता था, तो राजा के प्रति निष्ठा रखता था। मतलब जब राजा को सेना का जरूरत है तो वो सेना प्रोवाइड करवाता था, जब उसको पैसा का जरूरत है तब उसको पैसा दिया करता था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बदले में जो सामंत है वो राजा के प्रति निष्ठा रखते थे तथा युद्ध के समय उसकी सहायता करते थे। इस प्रकार भूमि के आधार पर एक विशेष प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई। और इस प्रकार भूमि के आधार पर एक विशेष प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई, जिसे सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है। और इसी प्रणाली को सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं सामंतवाद के अर्थ को, कि सामंतवाद का अर्थ क्या होता है। सामंतवाद का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग इसको डिटेल में समझिए। सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। दोस्तों हम सामंतवाद का क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सामंतवाद पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है कि यूरोप में सामंतवाद, या फिर यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम है उसके बारे में बताइए। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को देगा, बस आपको क्या तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन की पूछा क्या जा रहा है। बाकी जितनी भी चीज है आपके सिलेबस का हम सब कुछ बता चुके हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन को देगा आप लिख पाएंगे। अगर सारा वीडियो आप मेरा देख के गए हैं, जाएंगे, तो आप समझ के जाइए कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। सामंतवाद का अर्थ को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसमें भूमि को शक्ति और संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता था। जिसमें क्या है, तो भूमि को शक्ति और संपत्ति का आधार माना जाता था। जब ये आपका मध्यकाल का समय खत्म हो जाएगा यूरोप का, उसके बाद जो आप कह सकते हो औपनिवेशिक काल का समय शुरू होगा, उस टाइम में जो यूरोप है वो सोना और चांदी को सबसे ज्यादा कीमती चीज मानेगा। और उस टाइम में जितने भी देश हैं, जितने भी महाद्वीप है, वहां पर जा जाकर क्या करेंगे, वो लोग कब्जा करेंगे देशों पर, वहां पर व्यापार स्थापित करना चाहेंगे, जो विदेश है उससे व्यापार स्थापित करना चाहेंगे। और इसके कारण क्या है, तो वहां पर उपनिवेश स्थापित करेंगे और वहां का जो सोना अपने देश में लाएंगे। उस चीज को भी हम आपको बताएंगे अगले क्वेश्चन में। यहां पर कहा जा रहा है कि जिसमें भूमि को शक्ति और संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता था। इस व्यवस्था में राजा अपनी भूमि का एक भाग शक्तिशाली सरदारों या फिर सामंतों को दे देता था, और बदले में वे राजा को सैन्य सहायता कर तथा निष्ठा प्रदान करते थे। इस तरह से आप लोग अर्थ में लिख सकते हैं। इस चीज को हम पहले भी आपको ऊपर बता चुके हैं। इसको अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, सरल शब्दों में लिखना चाहते हैं, तो कहा जा सकता है कि सामंतवाद वह व्यवस्था है जिसमें भूमि के बदले सेवा और सुरक्षा का संबंध स्थापित होता था। जहां पर क्या, तो भूमि के बदले सेवा और सुरक्षा का संबंध स्थापित होता था। इस व्यवस्था में समाज कई स्तरों में बटा हुआ होता था, जैसे कि राजा, फिर सामंत, इसको बोलते हैं लॉर्ड, फिर योद्धा या फिर नाइट, ठीक है, नाइट्स, और किसान या फिर कृषिदास, जो किसान होता है, फिर जो दास लोग होते हैं वो। तो इस तरह से ये पूरा व्यवस्था बटा हुआ था, कई सारे समाजों में ये बटा हुआ था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सामंतवाद की इस प्रणाली में किसान भूमि पर काम करते थे,
ये जो सामंतवाद का प्रणाली है, जो व्यवस्था है, इसमें किसान क्या तो इसके भूमि पर काम करता था और बदले में उन्हें सुरक्षा तथा रहने के लिए स्थान मिलता था। और जो किसान है उनको रहने में बदले में उसको क्या मिलता था, मजदूरी के बदले तो रहने के लिए घर मिलता था, मतलब जगह मिलता था और सुरक्षा मिलता था कि कोई तुमको मारेगा नहीं। ठीक है, तो सामंतवाद इन सब चीजों को उसको प्रोवाइड कराता था, किसानों को प्रोवाइड कराता था। और जो सामंतवाद है, किसान उनके लिए काम करते थे, जबकि सामंत राजा के प्रति निष्ठा और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। जबकि जो सामंत है वो क्या करता था, तो राजा के प्रति निष्ठा रखता था और सैन्य सहायता प्रदान करता था। इस प्रकार भूमि, शक्ति और सामाजिक संबंधों के आधार पर पूरी व्यवस्था संचालित होती थी। क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो भूमि है, शक्ति और सामाजिक संबंध है, उसके आधार पर पूरी जो व्यवस्था वो संचालित होता था। तो ये है पूरा आपका सामंतवाद। आगे हम लोग समझते हैं सामंतवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि सामंतवाद की विशेषताएं क्या है। पहला जो इसका विशेषता है सामंतवाद का, वो है भूमि का महत्व। उस टाइम में भूमि का सबसे ज्यादा महत्व था, जिसके पास जितना जमीन है वो उतना बड़ा मालिक है। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि को ही शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का मुख्य स्रोत माना जाता था। उस टाइम में जमीन ही सबसे बड़ा चीज होता था। राजा अपनी भूमि का एक भाग सामंतों को देता था और सामंत उस भूमि से प्राप्त आय के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। और सामंत क्या करता था, तो किसानों को वो भूमि देता था खेती करने के लिए या फिर काम करने के लिए, और उससे क्या, तो उससे टैक्स लेता था, या फिर कह सकते हैं कि उसको सिर्फ रहने के लिए या फिर खाने के लिए चीज दे दिया करता था, और पूरा जो चीज है वो सामंत रख लेता था। तो भूमि का महत्व था सामंतवादी व्यवस्था में। ये क्या है कि इसका विशेषता है। सामंतवाद का अगला जो विशेषता हुआ है समाज, समाज का वर्गों में विभाजन। समाज का क्या, तो वर्गों में विभाजन कर दिया था। जैसे राजा था, सामंत थे, मतलब जो लॉर्ड था, ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे जागीरदार थे वो थे, तो इस तरह से उसको बांट दिया गया था। सामंतवादी समाज कई वर्गों में विभाजित था। सबसे ऊपर राजा होता था, सबसे ऊपर क्या है, तो राजा हुआ करता था। उसके नीचे सामंत और सरदार होते थे, उसके नीचे क्या है, तो जो सामंत थे, उसके बाद जो सरदार हैं वो होते थे, और सबसे नीचे किसान तथा श्रमिक वर्ग होता था। जो किसान था, जो मजदूर था, वो होते थे सबसे नीचे। तो समाज का वर्ग में विभाजन कर दिया गया था। यह वर्गीय व्यवस्था समाज की प्रमुख विशेषता थी। ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो वर्गीय व्यवस्था था वो समाज की प्रमुख विशेषता था। ये क्या है, तो एक विशेषता है आपका सामंतवाद का। अगला जो विशेषता है वो है किसानों की निर्भरता। किसानों की निर्भरता, सामंतवादी व्यवस्था में किसान सामंतों की भूमि पर काम करते थे। किसान क्या है, तो जो भी सामंत होता था उसकी भूमि पर वो काम करते थे, और बदले में उन्हें सुरक्षा तथा रहने के लिए स्थान मिलता था। और बदले में क्या है, तो उनको रहने खाने के लिए सुरक्षा मिलता था। ठीक है, कई बार किसानों की स्थिति कमजोर होती थी और वे सामंतों पर काफी निर्भर रहते थे। इसके बारे में हम पहले से आपको डिटेल में क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये जो आपका पॉइंट है किसानों की निर्भरता, इसके बारे में हम पहले से क्वेश्चन करा रखे, जाके इसको एक बार देख लीजिएगा। चौथा जहां पर हम लोग देखेंगे पॉइंट हुआ है सैन्य सेवा की व्यवस्था। सैन्य सेवा की विशेषता, ये भी एक क्या है, तो विशेषता रहा है सैन्य सेवा की व्यवस्था। सामंत राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे, क्योंकि जो राजा था उसके पास पूरा सेना नहीं हुआ करता था। जो सेना है वो टुकड़ों टुकड़ों में सामंतों के पास हुआ करता था। और जब युद्ध हुआ किसी भी देश से, किसी भी अगले क्षेत्र से, तो सामंतों को कहा जाता था कि आप अपनी सेना दीजिए। जितने भी सामंत हुआ करते थे उसको कहा जाता था कि आप पैसा और जो सेना वो हमें दीजिए, राजा मांगता था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सामंत राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। जब भी युद्ध होता था, सामंत अपने सैनिकों के साथ राजा की सहायता के लिए उपस्थित होते थे। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था में सैन्य सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। और इस प्रकार क्या था, जो सामंतवादी व्यवस्था था उसमें सैन्य सेवा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। अगला जहां पर हम लोग इसका विशेषता देखेंगे सामंतवाद का, वो है स्थानीय शासन की व्यवस्था। स्थानीय शासन की व्यवस्था, ये भी एक क्या है, तो विशेषता है। सामंतवाद के समय केंद्रीय सत्ता अपेक्षाकृत कमजोर थी। जो केंद्रीय सत्ता है, मतलब जो राजा के पास शक्ति होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र है तो उसका राजा कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, या फिर जो प्रजातंत्र है तो उसका राजा होगा। लेकिन उस टाइम में जो केंद्रीय सत्ता था वो अपेक्षाकृत बहुत ही कमजोर था। आज के टाइम में आप मुकाबला अगर कीजिएगा तो उस टाइम बहुत ही कमजोर था। इसलिए कहा जा रहा है स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी थी वो आप समझिए। और स्थानीय सामंतों के पास अधिक शक्ति होती थी, मतलब जो राजा था उसके पास शक्ति कम होता था, और जो सामंत होते थे उसके पास शक्ति अधिक होती थी। वे अपने क्षेत्रों में प्रशासन, न्याय और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। और जो भी सामंत को क्षेत्र मिला हुआ है वो उस क्षेत्र में अपने प्रशासन को, न्याय को और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। इस तरह से जो सत्ता है वो विकेंद्रीकरण था, मतलब उसको बंटवारा था, उसका पूरा बंटा हुआ था, वो केंद्रीकृत सत्ता नहीं था। अगर जो इसका विशेषता हुआ आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामंतवादी व्यवस्था में अधिकांश गांव और क्षेत्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते थे। आर्थिक रूप से क्या, तो आत्मनिर्भर होते थे, मतलब उसको राजा से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। लोग अपने क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते थे और बाहरी व्यापार अपेक्षाकृत कम होता था। और उस टाइम में जो बाहरी व्यापार है वो बहुत ही सीमित था, बहुत ही कम हुआ करता था। आर्थिक आत्मनिर्भरता का चल रहा था उस टाइम। आगे जो इसकी विशेषता है परंपराओं और निष्ठा का महत्व। वहां पर परंपरा और निष्ठा का महत्व हुआ करता था, जो सामंतवादी व्यवस्था, जो सामंतवाद उस टाइम में।
सामंतवाद में निष्ठा और परंपरा का बहुत महत्व था। सामंत राजा के प्रति वफादार रहते थे, जो सामंत थे वो राजा के प्रति वफादार रहते थे, और किसान अपने सामंत के अधीन रहते थे, और जो किसान है वो अपने सामंत के अधीन रहते थे। यह संबंध विश्वास और कर्तव्य पर आधारित होता था। तो समझ में आया, परंपराओं और निष्ठा का उस टाइम में महत्व था जब सामंतवादी व्यवस्था चल रहा था, जब सामंतवाद का टाइम था। तो अपने सामंतवाद के जो इसकी कह सकते हैं जो सामंतवाद है उसको आपने समझ लिया, और जो सामंतवाद है उसकी क्या क्या विशेषताएं आपने उसको समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे सामंतवाद की संरचना कैसी है, सामंतवाद का संरचना कैसा होता था। तो पहले चरण में होता था राजा, सबसे पहले होता था राजा, ठीक है। इसको बोलते हैं सामंतवाद की संरचना की, उसका बनावट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सामंतवाद में सबसे पहले होता था राजा। सामंतवादी व्यवस्था में राजा सर्वोच्च शासक माना जाता था। उसके पास सैद्धांतिक रूप से पूरी भूमि का अधिकार होता था। सैद्धांतिक रूप से जो पूरा भूमि है, क्योंकि पूरे क्षेत्र का राजा कौन है, एक है, तो पूरा जो क्षेत्र है इतना बड़ा, उसका जो सैद्धांतिक रूप से अधिकार है किसके पास है, राजा के पास है। राजा अपनी भूमि का कुछ भाग सामंतों को देता था और उनसे निष्ठा तथा सैन्य सहायता प्राप्त करता था। अब ये जो राजा है वो अपने इतने क्षेत्र को नहीं संभाल सकता, या फिर कह सकते हैं कि सेना चाहिए उसको, अलग अलग क्षेत्र से धन चाहिए, तो वो क्या करता था, छोटे छोटे क्षेत्रों को सामंतों को दे दिया करता था। इस तरह से सामंतों को दे दिया करता था, ठीक है। इसके नीचे होता था सामंत और सरदार। इसके नीचे राजा के नीचे सामंत और सरदार। राजा के बाद सामंतों का स्थान होता था। वे राजा से भूमि प्राप्त करते थे और अपने क्षेत्रों का शासन चलाते थे। और इनका जो क्षेत्र था, जो राजा के द्वारा इसको भूमि दिया गया, उन क्षेत्र में क्या तो ये शासन चलाया करते थे। सामंत अपने अधीन किसानों से कर वसूलते थे और युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे। और जब युद्ध हो तो वो क्या करते, तो राजा का सहायता करते थे सेना देने के लिए, क्योंकि इनके क्षेत्र में जो कर है वो वसूल करते थे। जो खाना है या फिर जो कह सकते हैं जो भोजन, जो फसल है उस पर इसका नियंत्रण रहता था, जो सेना उसके ऊपर इसका नियंत्रण रहता था। तो सामंत क्या है, बहुत ही ताकतवर उस टाइम हुआ करता था, तो उसकी सहायता, राजा की सहायता ये लोग करते थे। अगला इसमें चरण है वो है नाइट या फिर योद्धा, जो योद्धा हुआ करते थे। ये इसका अगला संरचना है। सामंतों के अधीन नाइट या योद्धा होते थे। वे युद्ध के समय सामंतों के लिए लड़ते थे और उनकी सुरक्षा करते थे, उनकी क्या तो सुरक्षा करते थे। इसके बदले उन्हें भूमि या अन्य सुविधाएं दी जाती थी। और जो नाइट है या फिर जो योद्धा है, ठीक है, जो लड़ाकू है, वो लोग क्या करते थे, जो सेना है वो इनके लिए लड़ते थे और उनके बदले क्या तो इनको भूमि मिलती थी, और रहने के लिए जो भी अन्य सुविधाएं वो इनको दी जाती थी। अगला जो इसमें चरण है वो है किसान और दास। अब सबसे नीचे आते थे किसान और दास, ठीक है। सामंतवादी समाज में सबसे नीचे किसान और दास होते थे। वे सामंतों की भूमि पर खेती करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा तथा रहने का स्थान मिलता था। और बदले में उनको क्या तो रहने के लिए स्थान मिलता था और खाने के लिए सामान मिलता था, और क्या तो भूमि मिलती थी। उनकी स्थिति समाज में सबसे कमजोर मानी जाती थी। और इनकी जो स्थिति है, किसानों का जो दास थे, जो मजदूर वर्ग था, इसका सबसे स्थिति दयनीय माना जाता था। अगले इसमें संरचना वो है चर्च और धर्मगुरु का। चर्च और धर्मगुरु। सामंतवादी व्यवस्था में चर्च का भी महत्वपूर्ण स्थान था। धर्मगुरु समाज में धार्मिक मार्गदर्शक देते थे और कई बार उनके पास ही बड़ी मात्रा में भूमि होती थी, क्योंकि जो धार्मिक जगह है, जो धार्मिक क्षेत्र है, उन पर किसका अधिकार होता था, तो जो चर्च है, जो धर्मगुरु, उनका अधिकार होता था। इसलिए वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करते थे। इसलिए वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करते, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करता था, मतलब भूमि हुआ करता था, और जिसके पास ज्यादा भूमि वो उतना बड़ा मालिक, सीधा सीधा। छठा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है भूमि पर आधारित संबंध। भूमि पर आधारित संबंध। सामंतवादी संरचना का आधार भूमि और पारंपरिक दायित्वों का संबंध था। सामंतवादी संरचना का जो आधार था वो क्या था, भूमि और पारस्परिक दायित्वों का संबंध था। राजा, सामंत, योद्धा और किसान सभी इस व्यवस्था में विभिन्न स्तरों से जुड़े हुए थे। सभी न किसी क्या तो विभिन्न स्तरों से जुड़े हुए थे। राजा निर्भर करता है सामंत पर, सामंत निर्भर करता है योद्धाओं पर, योद्धा निर्भर करता है किसानों पर, क्योंकि जब ये उगाएगा नहीं तो खाएगा क्या, जब खाएगा नहीं, टैक्स नहीं देगा, तो सामंत रईस कैसे हो पाएगा, शासन कैसे चला पाएगा। और जब ये शासन नहीं चला पाएगा, युद्ध के लिए इसके पास सेना नहीं हो, तो फिर राजा राज कैसे कर पाएगा। तो एक दूसरे से विभिन्न स्तरों में ये क्या है तो जुड़ा हुआ रहता है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। यह भूमि के स्वामित्व और पारस्परिक दायित्वों पर ही आधारित थी। यद्यपि इस व्यवस्था ने उस समय समाज को संगठित रखने में भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ इसके कारण सामाजिक असमानता भी बढ़ी। अंततः आधुनिक राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के विकास के साथ इसका पतन हो गया। जो सामंतवाद था उसका पतन हो गया। इसके बारे में हम क्वेश्चन करा चुके हैं, पहले जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। और पूरे जितने भी क्वेश्चन हम करा रखे हैं सबको एक बार देख के जाइए। कोई भी क्वेश्चन देगा घुमा के भी, तब भी आप एक भी क्वेश्चन में छोड़ करके नहीं आएंगे, अगर सारा वीडियो मेरा देख के आप जाते हैं तो।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक कौन ऐसे जो स्टूडेंट जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। पता चले तो कुछ जो स्टूडेंट है लास्ट तक देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, कौन ऐसे स्टूडेंट जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, ताकि हमको पता चल सके। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।